महादेवाय नमः। मैं अनुज मिश्र आप सभी मित्रों का इस चैनल में स्वागत अभिनंदन करते हैं। हम NTA UGC नेट JRF संस्कृत सब्जेक्ट कोड 25 की इकाई 9 पर बात कर रहे हैं। यदि NTA UGC संस्कृत की इकाई 25 कोड की इकाई 9 देखें तो हमें पुराण इतिहास, धर्मशास्त्र, अभिलेख शास्त्र का सामान्य परिचय पढ़ना है। निम्नलिखित का सामान्य परिचय में रामायण, महाभारत, पुराण, प्रमुख स्मृतियों का सामान्य परिचय, अर्थशास्त्र का सामान्य परिचय और लिपि, ब्राह्मी लिपि का इतिहास एवं उत्पत्ति के सिद्धांत और लास्ट है अभिलेख का सामान्य परिचय। तो इस वीडियो में हम लोग अभिलेख का सामान्य परिचय देखेंगे। अभिलेख के सामान्य परिचय तो चलते हैं अभिलेख का सामान्य परिचय पर बात करते हैं आपसे। तो अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। अर्थात पत्थर अथवा धातु जैसी जो कुछ कठोर सतह है उस पर उत्कीर्ण कर अर्थात खोद के लिखे गए पाठन सामग्री को अभिलेख कहते हैं। अभिलेख परिभाषा आपके सामने है कि अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसी अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। प्राचीन काल में इसका उपयोग हो रहा है। प्राचीन काल से हो रहा है। शासक इसके द्वारा अपने आदेशों को इस तरह उत्कीर्ण करवाते थे ताकि लोग देख सकें और पढ़ सकें और पालन कर सकें। आधुनिक युग में भी इसका उपयोग हो रहा है। इसका प्राय है जैसे इस समय भारत सरकार, आप चले जाएं, कोई सड़क निर्माण होता है तो पत्थर, संगमरमर के पत्थर पर उसमें खुदाई करके अब भारत सरकार अपने आदेशों को निर्गत करती है, उल्लिखित करती है जिससे आम जनता देख सकें। और आप देखते होंगे विभिन्न शहर के बड़े बड़े पोस्टरों को जिसमें कुछ एड्स, प्रचार इत्यादि लिखे होते हैं, ये अभिलेख के अंतर्गत ही आते हैं। तो प्राचीन समय में अभिलेख पत्थर अथवा धातु जैसे अपेक्षाकृत कठोर सतहों पर उत्कीर्ण किए गए पाठन सामग्री को कहते हैं। पुराने के समय में शासक अपने आदेशों को और धार्मिक प्रचारों को पत्थरों पर लिखवाते थे जिसे अभिलेख कहते थे। उसका किसी विशेष यदि परिभाषा देखें तो किसी विशेष महत्व अथवा प्रयोजन के लेख को अभिलेख कहा जाता है। यह सामान्य व्यवहारिक लेखों से भिन्न होता है। जो सामान्य हम व्यवहारिक में लेखन कार्य करते हैं उससे भिन्न होता है। प्रस्तर धातु अथवा किसी अन्य कठोर और स्थायी पदार्थ पर विज्ञप्ति, प्रचार, स्मृति आदि के लिए उत्कीर्ण लेखों को गणना प्राय अभिलेख के अंतर्गत होती है। यदि हम देखें अभिलेख के अंतर्गत किन किन लेखों को गिना जाता है तो प्रस्तर अर्थात पत्थर, धातु अथवा किसी अन्य कठोर और स्थायी पदार्थ जैसे मिट्टी, लकड़ी इत्यादि पर विज्ञप्ति, कोई विज्ञापन हो, अथवा प्रचार, स्मृति आदि के लिए उत्कीर्ण किए गए लेखों की गणना प्राय अभिलेख के अंतर्गत होती है। कागज, कपड़े, पत्ते आदि कोमल पदार्थों पर मसी अर्थात स्याही अथवा अन्य किसी रंग से अंकित लेख हस्तलेख के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि शीघ्र ही ये नष्ट हो जाते हैं, जबकि अभिलेख शीघ्र नष्ट नहीं होते। कड़े पत्तों, ताड़पत्रादि पर लौशाला से खचित लेख अभिलेख अथवा हस्तलेख के बीच में रखे जाते हैं, जबकि मिट्टी की तख्तियों तथा बर्तन और दीवारों पर उत्खचित लेख अभिलेख की सीमा में आते हैं। अभिलेख की सीमा में मिट्टी की तख्तियों तथा बर्तन और दीवारों पर उल्लिखित लेख भी अभिलेख की सीमा में आते हैं। सामान्यतः किसी अभिलेख की मुख्य पहचान उसका महत्व और उसके माध्यम का स्थायित्व है। यदि आगे देखें तो यदि अत्यंत प्राचीन काल से लेकर आधुनिक काल तक के अभिलेखों का वर्गीकरण किया जाए तो उनके प्रकार इस भांति हैं। नंबर 1, व्यापारिक अथवा व्यवहारिक।
व्यापारी का प्राय है यदि किसी वस्तु को बेचना है और अगर लगातार सेल हो रहा है तो किसी पत्थर पर अगर उस व्यापार के लिए, बिजनेस के लिए किसी लेख को उल्लिखित किया जाए तो उसे व्यापारिक लेख कहते हैं। और कुछ व्यवहारिक लेख भी, कुछ व्यवहार की बातों को यदि हम किसी पत्थर में उल्लिखित करा दें, जैसे ईश्वरेत है अथवा मानव धर्म ही जीवन है, ऐसा विशेष, या गंगा दर्शन स्नान है, ऐसा विशेष कुछ व्यवहारिक अभिलेखों को यदि पत्थर पर उल्लिखित किया जाए तो उसे व्यवहारिक अभिलेख कहा जाता है। फिर है अभिचारिक अथवा जादू टोना से संबंधित कुछ यदि हम किसी पत्थर को उल्लिखित कराते हैं तो अभिचारिक यह अभिलेख होता है। फिर धार्मिक या कर्मकांडी, कुछ धार्मिक बातों को, कुछ धार्मिक शिक्षाओं को, कर्मकांडी शिक्षाओं को अभिलेख में अंकित करना ही धार्मिक अभिलेख है। फिर उपदेशात्मक अथवा नैतिक अभिलेख, यदि किसी उपदेश अथवा नैतिक बातों को हम पत्थर में लिखवा दें तो वो उपदेशात्मक अथवा नैतिक अभिलेख कहलाएंगे। फिर समर्पण अथवा चढ़ावा संबंधी अभिलेख, मंदिर में आप मंदिर के पत्थरों पर आप देखते हैं कुछ विशेष बातें लिखी जाती हैं जो इस श्रेणी में आते हैं। दान संबंधित, दान की बातों को ये भी लिखा सकते हैं। फिर प्रशासकीय आदेश की बातों को प्रशासकीय अभिलेख में आएंगे। फिर प्रशस्ति परक, कोई प्रशस्ति अर्थात कोई उपाधि हो उसे पत्थरों पर लिखित कर दिया जाए तो वो प्रशस्ति परक अभिलेख होंगे। फिर स्मारक, अर्थात कि कहीं कोई स्मारक हो, कोई दर्शनीय स्थल हो, ऐसे अभिलेखों को स्मारक अभिलेख। फिर साहित्यिक, अगर किसी साहित्यिक बातों को यदि हम किसी पत्र इत्यादि शिला पर लिखवा दें तो वो साहित्यिक अभिलेख की श्रेणी में आएंगे। तो इस प्रकार अभिलेख के 10 प्रकार आपके सामने हैं। व्यापारिक, व्यवहारिक, अभिचारिक, धार्मिक और कर्मकांडीय, उपदेशात्मक अथवा नैतिक, समर्पण चढ़ावा संबंधी, दान संबंधी, प्रशासकीय संबंधी, प्रशस्ति परक, स्मारक तथा साहित्यिक। अब इसकी अभिलेख सामग्री और यांत्रिक उपकरण देखें तो जैसा कि ऊपर उल्लिखित बता के आए हैं, इसके पहले बता के आए हैं कि अभिलेख के लिए कड़े माध्यम की आवश्यकता होती है, अर्थात अभिलेख अंकन के लिए किसी कठोर वस्तु की आवश्यकता होती है थी। इसलिए पत्थर, धातु, ईंट, मिट्टी की तख्ती, काठ, ताड़पत्र पर उपयोग किया जाता है। यद्यपि अंतिम 2 की आयु अधिक नहीं होती, अर्थात काष्ठ, लकड़ी और ताड़पत्र की आयु अधिक नहीं होती थी। भारत, सुमेर, मिस्र, यूनान, इटली आदि सभी प्राचीन देशों में पत्थर का उपयोग किया जाता था। तो अभिलेख के लिए भारत, सुमेर, मिस्र, यूनान, इटली आदि सभी प्राचीन देशों में पत्थर का प्रयोग किया जाता है। इसके पहले देख लें तो कि अभिलेखन के लिए कड़े माध्यम की आवश्यकता होती थी। इसलिए पत्थर, धातु, ईंट, मिट्टी, तख्ती, काठ, ताड़पत्र का उपयोग किया जाता था। भारत, सुमेर, मिस्र, यूनान, इटली आदि सभी प्राचीन देशों में पत्थर का उपयोग किया जाता था। अशोक ने तो अपने स्तंभलेख में स्पष्ट लिखा है कि वह अपने धर्मलेख को प्रशस्त का उपयोग इसलिए कर रहा था कि वे चिरस्थायी हो सकें, अर्थात बहुत समय तक बने रह सकते हैं। किंतु उसके पूर्व आदिम मनुष्य ने अपने गुहा जीवन, अर्थात गुफा में जीवन यापन में ही गुफा की दीवारों पर अपने चिन्हों को स्थायी बनाया था। भारत में प्रस्तर का उपयोग अभिलेखन के लिए कई प्रकार से हुआ है। गुहा की दीवारें, पत्थर की चट्टानें, स्तंभ, शिलालेख, मूर्तियों की पीठ अथवा चरण पीठ, प्रस्तर भांड अर्थात पत्थर के बर्तन, प्रस्तर मंजूषा के किनारे या ढक्कन, पत्थर की तख्तियाँ, मुद्रा, कवच आदि। मंदिर की दीवारें, स्तंभ, फर्श आदि में भी ये इसकी विशेष सामग्री हैं। मिस्र में अभिलेखन के लिए बहुत ही कठोर पत्थर का प्रयोग किया जाता था। तो आपसे पूछ लेगा कि मिस्र में अभिलेखन के लिए कैसे पत्थर का प्रयोग होता था, तो बहुत कठोर पत्थर का प्रयोग किया जाता था। यूनान में प्रायः संगमरमर का प्रयोग होता था।
यूनान में अभिलेखन के लिए संगमरमर का प्रयोग होता था। यद्यपि मौसम के प्रभाव से इस पर उत्कीर्ण लेख घिस जाते थे अर्थात मिट जाते थे। विशेषकर सुमेर, बाबुल, क्रीट आदि में मिट्टी की तख्तियों का अधिक उपयोग होता था। भारत में भी अभिलेखन के लिए ईंट का प्रयोग यज्ञ तथा मंदिर के संबंधित में बहुत हुआ है। धातु में सोना, चांदी, तांबा, पीतल, कांसा, लोहा, जस्ते का उपयोग भी अभिलेखन की सामग्री में किया जाता था। भारत में ताम्रपत्र अधिकता से पाए जाते थे। काठ का प्रयोग भी हुआ है भारत में, किंतु इसके उदाहरण मिस्र के अतिरिक्त अन्य कहीं अवशिष्ट नहीं हैं। ताड़पत्र के उदाहरण भी बहुत प्राचीन नहीं मिलते, अर्थात ये चूँकि शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं, इसलिए ताड़पत्र के उदाहरण बहुत प्राचीन नहीं मिलते। यदि अभिलेखन में अक्षर अथवा चिन्हों की खुदाई के लिए रुखानी, छेनी, हथौड़ी, लौह सलाका अथवा लौह वर्तिका आदि का प्रयोग होता था। तो जो उपकरण में यदि देखें तो अभिलेखन में अक्षर अथवा चिन्हों की खुदाई के लिए रुखानी अर्थात कोई चोखीली चीज़ होती थी, छेनी, हथौड़ा, नुकीले या लौह सलाका लोहे की सलाई अथवा लौह वर्तिका आदि का प्रयोग होता था। अभिलेख तैयार करने के लिए व्यावसायिक कारीगर होते थे। इसके लिए विशेष कारीगर होते थे जिन्हें व्यवसायिक कहा जाता था। साधारण हस्तलेख तैयार करने वालों को लेखक, जो साधारण हस्तलेख तैयार करते थे उन्हें लेखक कहा जाता था। लिपिकार अथवा दीवर, कायस्थ, करण, करणिक और करीड़न आदि के कहते थे। और अभिलेख तैयार कराने वालों को की संज्ञा शिल्पों, रूपकार, शिलाकूट आदि होती थी। प्रारंभिक अभिलेख बहुत सुंदर नहीं थे, अर्थात जब शुरू में अभिलेख बनना प्रारंभ हुआ तो बहुत सुंदर नहीं थे, परंतु धीरे धीरे स्थायित्व और आकर्षण की दृष्टि से बहुत सुंदर और अलंकृत अक्षर लिखे जाने लगे और अभिलेख की कई शैलियाँ विकसित हुईं। अक्षरों की आवृत्ति और शैलियों से अभिलेखों की तिथिक्रम की निश्चित करने में भी सहायता मिलती है। अभिलेख तैयार कर यदि इसके अभिलेख के सिद्धांत देखें तो अभिलेख तैयार करने के कुछ प्रमुख सिद्धांत थे जिनका विवरण इस प्रकार है। तो अभिलेख तैयार करने के लिए सामान्य रूप से कुछ सिद्धांत और नियम प्रचलित थे। अभिलेख का प्रारंभ किसी धार्मिक अथवा मांगलिक चिन्ह से होता था। अभिलेख का प्रारंभ सिद्धांत थे जिसमें अभिलेख का प्रारंभ यदि करें तो धार्मिक अथवा मांगलिक चिन्ह अथवा या शब्द से किया जाता था। इसके पश्चात इष्ट देवता की स्तुति होती थी अथवा आमंत्रण होता था। इसके बाद पश्चात आशीर्वादात्मक वाक्य आता था। पुनः दान अथवा कीर्ति विशेष की प्रशंसा होती थी। फिर दान अथवा कीर्ति भंग करने वाले की निंदा होती थी। अंत में उपसंहार होते थे। तो अभिलेख के सिद्धांत इस प्रकार थे। पहले अभिलेख का प्रारंभ करने के लिए से पहले किसी धार्मिक अथवा मांगलिक चिन्ह या शब्द किया जाता था। इसके पश्चात किसी इष्ट देवता की पूजा होती थी। फिर आशीर्वादात्मक वाक्य लिखा जाता था। फिर दान अथवा कीर्ति विशेष की प्रशंसा होती थी और दान तथा कीर्ति को भंग करने वाले की निंदा थी और अंत में उपसंहार का प्रयोग किया जाता था। तो इन नियमों के गुजरने के बाद किसी अभिलेख को तैयार किया जाता था और अभिलेख के अंत में सबसे अंत में लेखक और उत्तीर्ण कराने वाले का नाम और मांगलिक चिन्ह बनाया जाता था। भारत में यह नियम प्रायः सर्वप्रचलित था, अर्थात भारत में यह नियम प्रचलित था। अन्य देशों में इन सिद्धांतों के पालन में दृढ़ता नहीं थी अर्थात स्वेच्छा थी। ये यदि कुछ प्रमुख अभिलेख देखें तो और उनके उत्कीर्ण अथवा उनके शासक प्राण अभिलेख के निर्माणकर्ता का शासक तो मास्की अभिलेख और गुर्जर अभिलेख के लेखक हैं के संबंधित शासक हैं अशोक। एरन अभिलेख के भानुगुप्त, ग्वालियर अभिलेख के राजा भोज, हागी गुफा अभिलेख के खारवेल, जूनागढ़ गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन, प्रयाग प्रशस्त अभिलेख समुद्रगुप्त, जूनागढ़ भीतरी अभिलेख स्कंदगुप्त, ऐहोल शिला अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय, मनसौर शिला अभिलेख यशोधर वर्मन,
देवपाड़ा अभिलेख विजय सेन, नासिक अभिलेख गौतमी बलसी। इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नए विषय के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए महादेवाय नमः। वन्दे देवउमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणम्।